सभी प्रथमा पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम एक नए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। आप सभी लोग इनके नाम तो सुने होंगे। उनके जीवन कथा यहाँ आपको पढ़ने के लिए रखा गया है। इस जो जीवन कथा को डॉक्टर शांति स्वरूप बौद्ध नामक एक लेखक लिखे हैं। सबसे पहले इस लेखक का परिचय यहाँ पर दिया गया है, उनको देख लीजिए। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 में फराश खाना पुरानी दिल्ली में हुआ। देख लीजिए, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। आजकल नई दिल्ली क्या है, नया नगर है। पुरानी दिल्ली में इनका जो जन्म हुआ था, वहां पर फराश खाना नामक एक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता भूरिया देवी माता का नाम है इनका जो पिता का नाम परिनिभुत लाल हरिचंद मौर्य थे इनके पिता। आप जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ ही देख लीजिए, लेखक शांति स्वरूप बौद्ध जी जन्मजात प्रतिभाशाली, यानी कि जन्म से ही यह बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे, इस अर्थ में यहाँ पर बताया जा रहा है। बौद्ध धम्म पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन दिया है। इन्होंने धम्म प्रवचन, धर्म प्रवचन, बौद्ध धर्म के प्रवचन भारत देश के लगभग बड़े बड़े जो शहरों में यह प्रवचन दिए हैं। आपने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में धम्म यात्रा की है, धर्म संबंधी यात्रा इन्होंने की है। 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात, देख लीजिए, 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को टुकरा कर, यह सरकारी नौकर थे, 21 साल तक यह सरकारी नौकरी करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, छोड़कर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित हैं। यह अपने आप को समर्पित करते हैं। किसे समर्पित करते हैं? सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार के जो कार्यों में अपने आप को समर्पित करते हैं लेखक शांति स्वरूप बौद्ध जी। आपकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थानों ने सम्मानित किया है। इनको अलग अलग संस्थाएं सम्मान भी दिए हैं। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं, लेखक के महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर दिया गया है। महाबोधि राहुल संस्कृतायन, बोध गया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले आदि इनकी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये क्या है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब इस जो जीवनी में, कौन से जीवनी में? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इस पाठ में यह एक जीवनी है। इसमें अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। इस जो पाठ में क्या है, अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन। देख लीजिए, यहाँ पर संघर्षपूर्ण यानी कि जीवन चलाने के लिए संघर्ष करना, बहुत कठिनाई से जीवन चलाना, समाज में जितने भी अत्याचार इनके साथ होते हैं तो भी वे दृढ़ इच्छा से आगे बढ़ना, ये क्या है, संघर्षपूर्ण जीवन। इस जीवन का, अंबेडकर के जो जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण इस जो पाठ में है। सजीव चित्रण यानी कि जीवित, यानी कि यहाँ पर कुछ विशेष रूप से लाइव, सजीव इसका अर्थ क्या है, अंग्रेजी में लाइव करके बोलते हैं। मार्मिक, मर्म को छू लेने वाले, मर्म यानी कि हृदय को छूने वाला चित्रण यानी कि इस जो पाठ में है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। अंबेडकर जी क्या है,
अपनी जीवन की जो कठिन परिस्थितियों को, बहुत ही कठिनदायक परिस्थितियों के साथ जूझते हुए, युद्ध करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। वंचित एवं पीड़ित समाज को देख लीजिए, यहाँ पर यह निम्न जाति के व्यक्ति थे। कौन? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। वंचित और पीड़ित समाज, इनकी बहुत सारे जो सुधारों में वंचित थे ये लोग और पीड़ित थे। उन लोगों को जागरूक करने की जागृत करना एवं उनके अधिकारों के प्रति, उन लोगों को भी कुछ अधिकार थे, उनके प्रति सचेत करना इसका अर्थ है जागरूक करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा। किनका जीवन का? अंबेडकर जी के जीवन का मूल ध्येय, एम, उनका जो एम ही यही था। देख लीजिए, अंबेडकर के मूल मंत्र यहां नीचे दिया गया है। शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। यहाँ इस संदर्भ में आपको पढ़ने के लिए क्यों रखा गया है, यह बात यहाँ पर बताया जा रहा है। शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष करने की समस्याओं के साथ जूझना, शिक्षा को प्राप्त करना आदि का जो महत्व विद्यार्थियों को अच्छी तरह से भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ रखा गया है। ओके, देख लीजिए, अब पाठ प्रारंभ करता हूँ। ध्यान से आप सभी अपने पुस्तक देखिए और सुनते जाइए। बहुत ही आसान पाठ है और आसान भाषा में यहाँ आप लोगों को पढ़ने के लिए रखा गया है। इस पाठ के आधार पर आप सभी लोगों को कम से कम 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, देख लीजिए। महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। देख लीजिए, महान पुरुष भारत देश में हो या कर्नाटक राज्य में या पूरे दुनिया में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हो चुका है। वे अनेक महान कार्य किए हैं। इन लोगों का जो जन्म सिर्फ बड़े बड़े राजमहलों में इतना ही नहीं होता है, खेत खलिहानों में भी होता है। खेत खलिहान शब्द का अर्थ है कटी हुई फसल रखने का स्थान। खेतों में भी, यानी कि बहुत गांवों में भी क्या है, इन लोगों का जन्म होता है। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। महान पुरुष सिर्फ ऊंची जातियों में इतना ही पैदा नहीं होते हैं, लेखक लिखते हैं यहाँ पर वे कभी कभी निम्न जातियों में भी जन्म लेते हैं। निम्न जाति यानी कि नीची दर्जे का जो जातियां जो हमारे समाज में हम लोगों को देखने को मिलता है। आप सभी लोगों को पता है भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के जो लोग वास करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन जब अभी भारत देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उस वक्त देश में निम्न जातियों के जो लोगों के साथ जो अत्याचार होते थे वे आपको बहुत ठीक तरह से पता नहीं है। उनको भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ अंबेडकर जी के साथ एक बहुत सारे जो कई घटनाएं घटी थी उसके बारे में यहाँ लेखक लिखते हैं। देख लीजिए, इस बात को, यानी कि कौन से बात को, ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर, उनका जीवन कथा पर हमें दृष्टि डालना है, उनको पढ़ना है। दृष्टि डालना इसका अर्थ है उसके बारे में जानकारी हासिल करना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, देख लीजिए कब,
14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हो गया था। इनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में, रामजी सूबेदार अंबेडकर जी के पिताजी का नाम है। और देख लीजिए यहाँ पर सूबेदार के घर में माता, अंबेडकर जी के माता का नाम है भीमाबाई की खोक से हुआ था। खोक यानी कि उसके जो पेट से हुआ था, इस अर्थ में। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। देख लीजिए, इनके जो पिताजी रामजी सूबेदार महू नामक एक छावनी में कौन से काम करते थे? सैनिक के पद पर काम करते थे। देख लीजिए, यह महू नामक जो स्थान आजकल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो अंबेडकर नगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर कहला रहा है, नया नाम रखा गया है उसको। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है आजकल यह। उस संदर्भ में ब्रिटिश भारत में जो वह भाग महाराष्ट्र के भाग ही कहलाता था, लेकिन आजकल वह मध्य प्रदेश में है। देख लीजिए, वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। वे यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके पिता, उनका जो परिवार क्या है, महाराष्ट्र में महार जाति नामक एक जाति के लोग वास करते हैं। उस जाति से संबंध रखते थे, उस जाति के लोग थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। देख लीजिए, उस जो राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में क्या है, महार जाति के लोगों को अछूत मानी जाती है। अछूत यानी कि अस्पृश्यರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ। ओके, इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। ये लोग अस्पृश्य होने के कारण, महार जाति के लोग होने के कारण इन लोगों को क्या है, सामाजिक अत्याचार, समाज में बहुत सारे अत्याचारों को और तरह तरह के अलग अलग तरह के बहिष्कारों को, समस्याओं को झेलने पड़ते थे। झेलना, सहन करना। देखिए, जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता सबसे पहले इनका नाम क्या रखे? भीमराव, इस तरह रखे। मगर परिवार वाले, उनके जो परिवार के जो लोग, परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। प्यार से इसको भीवा भीवा इस तरह पुकारते थे। भीवा को बचपन से ही छूत छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। देख लीजिए, यह जो भीवा को, भीमराव को क्या है, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही छूत छात यानी कि अस्पृश्यता और छूत का जो अनुभव, कटु अनुभव सहन करना पड़ रहा था। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे। उस संदर्भ में अछूत लोगों को मंदिर के अंदर आने के लिए मनाही थी और कुओं के ऊपर चढ़ना भी क्या है, मनाही थी। उसी तरह पाठशाला के अंदर आना मना था। देख लीजिए, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। इनके जो पिताजी सेना में सैनिक पद पर कार्य करते थे, इसीलिए इन नियमों में कुछ ढील थी। ढील यानी कि ढीला, बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। इनका जो सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर इनकी जो प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र के दापोली और सातारा में इनका जो प्राथमिक शिक्षा होता है, यह यहाँ पर नहीं दिया गया है, या आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र के दापोली और सतारा में इनका प्राथमिक शिक्षा होता है। देख लीजिए, इनकी जो शिक्षा सैनिक स्कूल में क्या है, इनका प्रवेश हो जाता है।
प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव, समाज में भेदभाव, जाति आधारित जो भेदभाव, देख लीजिए यहाँ पर भेदभाव में अनेक रीति से भेदभाव हम इस समाज में देख सकते हैं। जाति आधारित भेदभाव को देख सकते हैं और पुरुष स्त्री के आधार पर हम लोग भेदभाव देख सकते हैं और उन्नत यानी कि जो पैसे संबंधी भेदभाव देख सकते हैं, अमीरी और गरीबी की जो भेदभाव हम लोग देख सकते हैं। इस तरह ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। ओके, प्रवेश तो हो गया मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। देख लीजिए यहाँ पर उनको बहुत कठिनाई से सैनिक स्कूल में जब प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन उस जो स्कूल में सामाजिक भेदभाव, सामाजिक यानी कि अलग अलग जाति आधारित जो भेदभाव और छूतछात, छूतछात शब्द का अर्थ अस्पृश्यता का, देख लीजिए छूतछात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। वहां पर भी स्कूल में भी इनको भेदभाव को सहना पड़ रहा था। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग भेदभाव की जो समस्याओं को, भेदभाव के जो विचारों को यहाँ लेखक लिखते आते हैं। जब भीवा स्कूल जाता था तो अपने बैठने का टाट, टाट शब्द का अर्थ है बिछावन, बैठने का जो बिछावन अपने घर से ही ले जाना पड़ता था। बाकी अन्य सभी लोगों को स्कूल वाले देते थे, लेकिन भीवा को नहीं दिया जाता था। भीवा को अपने साथ अपने घर से ही अब अपना बैठने का जो टाट ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। सभी विद्यार्थियों के साथ बैठने के लिए अवकाश नहीं था। मनाही यानी कि मना, यानी कि अवकाश नहीं था। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। दरवाजे के बाहर जहां सभी विद्यार्थी जूते छोड़े रहते थे, वहां बैठना पड़ता था भीवा को। देख लीजिए आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। ये जाति आधारित भेदभाव बहुत सारा कम आजकल हो चुका है, लेकिन ब्रिटिश भारत में यानी कि 1947 से पहले यह जाति आधारित भेदभाव बहुत ज्यादा था। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए। समाज में जो जो अत्याचार हो रहे थे उनकी निर्दयता, यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक बात लिखते हैं। निर्दयता की जो बात क्या है देख लीजिए। भीवा को पानी के घड़े, देख लीजिए भीवा को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं दी। वहां पर पानी रखा जाता था, लेकिन भीवा उसे छूना उसके लिए मनाही थी। उसे पानी तक नहीं मिलता था। इस अर्थ में लेखक लिखते थे, चाहे कितनी भी प्यास लगे, उसे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों न निकल जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। देख लीजिए प्यासा अछूत व्यक्ति, अछूत भीवा, भीवा क्या है, उस घड़े से पानी लेकर पीना उसके लिए मनाही थी। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो, चपरासी यानी कि उस स्कूल में काम करने वाला चपरासी, पीउनंत नवीन वेला, और उसकी जो अगर कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता था। अगर वह अपनी कृपा नहीं दिखाता था तो भीवा को अपने घर वापस स्कूल छोड़ने के बाद घर आकर ही पानी पीना पड़ता था। इस तरह लेखक भीमराव जी के जो जीवनी संबंधित अनेक विचारधाराओं को लिखते आते हैं।
रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। इनके पिताजी को यह पता था। क्या पता था? शिक्षा का महत्व क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है, उनके बारे में रामजी सूबेदार को अच्छी तरह से पता था। इसलिए उन्होंने क्या करते देख लीजिए, उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। अपने बेटे भीमराव को शिक्षा के महत्व के बारे में, अनुशासन के बारे में ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझाते हैं। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। इस जो कारण से, पिताजी समझाने के जो कारण से अलग अलग प्रकार के अत्याचारों को, अनाचारों को, अनाचार यानी कि कुरीति, बुरी रीतियों को और भेदभाव को भी भीमराव क्या करते, भीमराव सहन करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में अपने आप को जुटे रहे। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत छात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आधम की। जब प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद हाई स्कूल शिक्षा को अलग स्कूल पहुंचते हैं तो भी वहां पर भी उनके साथ क्या आधम की, छूत छात की काली छाया, अस्पृश्यता इसके साथ वहां पर भी आ जाती है। इसका अर्थ है हाई स्कूल में भी इस जो छूत छात का अनुभव भीमराव को होता है। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, देख लीजिए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखी हमारा जो भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। हाई स्कूल में भी जो एक घटना हुई थी, उस घटना को लेखक यहाँ पर लिखते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक प्रश्न पूछते हैं तो कोई भी उत्तर नहीं देते। तब भीमराव उस प्रश्न के जो उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास आते हैं तो सभी सवर्ण छात्रों ने, सवर्ण छात्र ने कि उच्च जाति के जो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, शोर मचाते हुए कहते हैं, रोको इस अछूत को, रोकिए इस अस्पृश्य को। अगर यह ब्लैक बोर्ड, देख लीजिए क्यों ऐसे बोलते हैं, कारण है ब्लैक बोर्ड के नीचे वे लोग भोजन रखे रहते हैं। अगर यह उसको छू लेता है तो हमारा भोजन क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह सभी कहते हैं। इस तरह अनेक अपमान इनको होते ही रहते हैं। फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं को झेलते हुए शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। तो यहाँ तक पहले वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो को अगले जो पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।